मल्टीपल इंजरी लेके आता है, बहुत सारी हड्डी टूटी रहती है। अगर उसका उपचार रियली में उस साइट से अगर चालू नहीं हो, तो बहुत सारे मरीज़ की जान चली जाती है रोड पे ही। बस ड्राइवर किसी को ले जा रहा था और वो हार्ट अटैक का शिकार हुआ। आज उसका हर एक रूम में जाना, किचन में जाना, सबको खाना देना, जी। अगर उसको कैलकुलेट कर लें, तो हम लोग उसका 20% भी नहीं चलते हैं। जी। मैक्सिमम कमर दर्द या पीठ दर्द की जो शिकायत होती है, उसका कारण है एक हार्मोनल डिसबैलेंस पोस्ट मेनोपॉज़ल एज में, जो कि बोन के पावर को बढ़ाता है, उसके थिकनेस को बढ़ाता है, उसकी कमी हो जाना। नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ के आज के अंक में बात करेंगे हम हड्डी की समस्या पर। हड्डी की समस्या तेजी से बढ़ते जा रही है। महिला, बच्चे, बुजुर्ग सभी इससे पीड़ित है। आखिर वजह क्या है? इन सब तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर के जाने माने विशेषज्ञ हड्डी के डॉक्टर संजय जायसवाल जी को। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत नमस्ते। स्वागत है। नमस्ते। और सबसे पहला सवाल हम लोगों का यही होगा कि ये हड्डी की समस्या इतनी बढ़ क्यों रही है सर? देखिए, अभी ये एक्चुअली में हड्डी की समस्या बढ़ने का सबसे मूल कारण जो है, पहले भी हड्डी की समस्या होती थी, लेकिन लगातार बढ़ने का कारण है, आप सोच नहीं सकते हैं कि आदमी एक तरह से सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल में जीना चालू कर दिया। जी। सेडेंटरी बोले तो कि बहुत ज़्यादा उसको 4 कदम जाने के लिए भी उसको कुछ न कुछ चाहिए। कल के समय में एक समय में हर एक बच्चे लोग मैदान जाया करते थे खेलने के लिए। आज वो मोबाइल में मस्त। जहाँ तक पहले की समस्या थी, उसमें और अभी में अंतर ये है कि उस समय में खान-पान जो आदमी को मिलता था, एक प्योर डाइट, जिसमें सब्ज़ी से लेके हर एक चीज़ के, जिसमें खाद ये सब का सामग्री बहुत कम हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में सब एडल्ट्रेशन के हिसाब से आप उस सामान को लेते हैं, समाप्त। नंबर 2। नंबर तीसरा कि ये सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल के चलते बोन जो है आपका, जैसे ही आप धीरे-धीरे रेस्ट में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आपकी नहीं रहती है, स्पोर्ट्स कम हो जाता है, आदमी का जो वर्किंग कल्चर है, वो पहले कुछ देर के लिए कहीं अगर जाना है, तो उसके लिए कुछ पैदल चलता था। लेकिन आज के समय में व्हीकल से लेके एक-एक चीज़, वो सब समस्या का जड़ समस्या है। का तो जड़ है। एक्सरसाइज़ भी नहीं हो पाना, हुँ। डाइट में दिक्कत होना, और दूसरी कि अभी के समय में जो आप देखेंगे, पहले के समय में बहुत सारी चीज़ें हम लोग मार्क नहीं कर पाते थे कि ये क्यों हो रही है। लेकिन अभी के समय में बहुत सारे जाँच से भी पता चलता है कि क्या हो रहा है। जी, लोग जी। भी अवॉइड हो गए हैं। जी, दूसरी जी। चीज़ एक पूछना चाहेंगे आपसे कि सर, ये जो इलाज का जो प्रक्रिया है, आपने लगभग हम बातचीत में जानते भी हैं कि जो हड्डी की बीमारी का इलाज 2 श्रेणियों में बाँटा गया है। जी। एक तो ट्रॉमा और एक समान डिजीज़। जी, जी, तो जी। इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल बता दें। देखिए, ट्रॉमा, और अब तो धीरे-धीरे ट्रॉमा को भी डिजीज़ पोर्शन में लाया जा रहा है, चूँकि पूरे देश में एक्सीडेंट से लेके, एक्सीडेंट बोले तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अलग है, और घर-द्वार और इस सब में जो एक्सीडेंट होता है अलग है। हुँ। अब जेरियाट्रिक पेशेंट जैसे है, जैसे 60 साल 70 साल के एज में है और उनकी हड्डी कमज़ोर है, तो घर में भी गिरेगी, या घर में भी गिरेगा तो हड्डी टूट जाएगी। जी। वो इंजरी अलग है, हुँ, जो सिंपल इंजरी लेके आता है, हुँ, फ्रैक्चर लेके। हुँ, एक हुँ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का जो इंजरी है, हुँ। वो मल्टीपल इंजरी लेके आता है, बहुत सारी हड्डी टूटी रहती है। अगर उसका उपचार रियली में उस साइट से अगर चालू नहीं हो, तो बहुत सारे मरीज़ की जान चली जाती है रोड पे ही। जी। और उसका गोल्डन आवर जो 6 आवर है, कि अगर मरीज़ एबीसीडी बोलते हैं कि एयरवे हुआ, ब्रीथिंग हुआ, सर्कुलेशन हुआ, और बहुत समय में हम लोग अभी देखते होंगे हुँ, कि बस में या कहीं भी, अभी कल मैं देख रहा था कि एक बस ड्राइवर किसी को ले जा रहा था और वो हार्ट अटैक का शिकार हुआ। लेकिन लोग कुछ जानते थे, तो उसी समय में रिससिटेट किए उसको। जी। वो सीआरपी उसको दिया। सीआरपी दिए हुँ, और वो बचा लिया हुँ, उसको। हुँ। तो ट्रैफिक का जो हाल है वो हम लोग देख रहे हैं। दूसरा, अब चौड़ी-चौड़ी रोड बन रही है और स्पीड गाड़ी का देख ही रहे हैं, बाइकर सबको देख ही रहे हैं। तो उस कंडीशन में इंजरी बहुत सारा आ जाता है, हुँ। और उस इंजरी को करने के लिए उसको देन एंड देयर इमरजेंसी ट्रीटमेंट उसकी ज़रूरी है। ज़रूरी है। डिजीज़ पोर्शन में है, चलो आज कमर दर्द हो रहा है, आज नहीं दिखाएँगे, कल भी दिखाएँगे तो चलेगा। चलेगा। लेकिन इंजरी के केस में हुँ, ये नहीं नहीं चलेगा। चलेगा।
और इंजरी में एक तरह से वो जानलेवा हो रहा है, चूँकि हुँ। वो मल्टीपल इंजरी में आ रहा है अभी के जी, समय पे जी, जी, सर। हाँ। सर जैसे आपने कहा कि सामान्य जो बीमारी डिज़ीज़ हैं, तो उनमें कौन-कौन सी ऐसी कॉमन डिज़ीज़ है या कॉमन बीमारी है जो आपके पास अब आम हो गया है? देखिए, अभी मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो अभी आ रहा है हम लोगों के पास में और कुछ तो इसमें पहले से भी है, कुछ आनुवांशिक है कि अपने फैमिली में अगर है तो उसको होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एज रिलेटेड आती है, वो भी डिजीज़ के श्रेणी में आती है, 2 हुआ। जी। और तीसरा डिजीज़ जो है, वो हम लोगों के खान-पान से लेके हर एक चीज़ के हिसाब से वो होती है। जी, तो इसमें जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है, जी। ये बहुत कॉमन चीज़ कॉमन है। है। जी। स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेज़ है, अब आम भाषा में लोग बोले सर देखिए ना हमको स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, हाँ, हाँ, माने हाँ। कमर में दर्द हो रहा हाँ, है। हाँ। नेक का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हुँ, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, हुँ, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये सारी चीज़ रीढ़ की हड्डी का हुँ, डिजीज़ पोर्शन का चीज़ हो गया। हुँ। और वही स्पॉन्डिलाइटिस अगर घुटने में हम लोग बोलते हैं तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं बोलते हैं। जी। एंकल का ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, एल्बो का भी हुँ, किसी-किसी हुँ, समय में होता है, हिप का होता है हुँ, और तीसरा जो बॉडी के मेटाबोलाइट से होता है, जैसे यूरिक एसिड हुआ, हुँ। वो भी डिजीज़ श्रेणी में आ जाता जी, है। जी। तो अगर ये बहुत सारे आदमी तो यूरिक एसिड का जाँच पहले से करवा के लाते हैं और बड़ी सीवियर पेन होता है उसमें। जी। तो यूरिक एसिड की भी समस्या ये बहुत काम है। हुँ, एन्काइलोजिंग एक गठिया होता है। हुँ, गठिया भी 2-3 तरह का होता है, एक सीरो नेगेटिव, सीरो पॉजिटिव वो हम लोग के हिसाब से। हुँ, लेकिन गठिया आम भाषा में जो अमेरिकन क्राइटेरिया है जिसको हम लोग भी बुक में फ़ॉलो किए हैं और अभी भी करते हैं, कि अगर किसी भी आदमी को बाइलेटरल माने दोनों साइड में हुँ, स्मॉल जॉइंट ऑफ हैंड हुँ। ये सब में अच्छा। और फुट में हुँ। दर्द हो। अगर दर्द हो रहा है हुँ, मोर देन 3 मंथ, हुँ, मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 1 आवर 1 घंटा से ज़्यादा अगर है उसको और रूमेटॉइड फैक्टर अगर उसका पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है सिम्पटम के आधार पे, हुँ। तो उस कंडीशन में उस मरीज को क्लिनिकली हम लोग देख रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया की श्रेणी में रखते हैं। रखते हैं। हुँ, और वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हुँ, गठिया हुँ, का अगर सही पूछे तो अभी भी मुकम्मल तौर से हुँ, कि कोई दवाई आई हुँ, और उसको दवाई खिला दिए हुँ। और वो ठीक हो गया, नहीं ऐसी है, नहीं है। नहीं। सर यही है कि आपने बताया कि पोस्चर और ये जो समस्याएँ लगातार जो चल रही हैं, उसमें एक तो है कि हमारी जीवन शैली से जुड़ी है, चूँकि हम हमारा काम अब माने हमारा जीवन शैली और काम का तरीका जी, बदल गया जी, है। हम जी, जी, लगातार बैठ रहे हैं, जी, हम कंप्यूटराइज़ युग में जी रहे हैं। जी। तो उससे क्या पोस्चर की मतलब भी बड़ा कारण है बहुत बीमारी का? बड़ा कारण, हुँ, अगर आप देखें स्पाइन का जो भी तकलीफ़ है, हुँ, अभी समय में बहुत सारे बच्चे लोग आ जाते हैं, हुँ, जो कि 16 साल, 18 साल, कोई डिजीज़ उसको नहीं है, लेकिन उसको कमर दर्द और गर्दन में जो दर्द होती है, हुँ, वो मोस्ट प्रोबेबली उसको बैड पोस्चर के चलते हो रहा है। हुँ, बैड पोस्चर मतलब कि अगर आप बैठ रहे हैं कहीं पे 2 घंटा, 1 घंटा काम कर रहे हैं। अब बच्चे लोग चेयर कुर्सी पे बैठेंगे नहीं, अब या कोई भी आदमी अगर बेड पे लेटे-लेटे पढ़ रहे हैं, हुँ, टीवी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हुँ, तो आप स्पाइन को एक सही पोस्चर में आप नहीं रख रहे हैं नहीं रीढ़ रख के रहे हड्डी में। हैं। जी। तो वो एक दर्द का कारण है। हुँ, दूसरा कारण है कि जो सीडेंटरी बोले हुँ, आपको। हुँ, तीसरा है कि सवेरे-सवेरे या कहीं भी आउटडोर गेम नहीं खेलना, हुँ, स्पाइन का एक्सरसाइज़ नहीं करना हुँ, और चौथा हुँ, कि ये जो फ़ास्ट फ़ूड का ज़माना आ गया, हुँ, आप रियल डाइट को हुँ, जो जिसमें न्यूट्रिशियस डाइट है, उसको छोड़ के बोन चल से रहे लेके हैं। उसको छोड़ के आप एक अलग टाइप के डाइट में जा रहे हैं, तो चीज़ें तो मिल नहीं रही है नहीं ना मिल रही। आपको। सर एक तो आपने बताया कि सर ये जो बीमारियाँ हैं उसमें कॉमन बीमारियाँ भी हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति जिसको अगर लगे कि हमको अब ये समस्या शुरू हो रही तो कौन-कौन सी जाँच जो कराना चाहिए और उसमें किस उम्र में कराएँ हम? देखिए, आम तौर पे जो यंग एज में रहता है यंग एज से अगर लेट एज में अगर हम लोग जाएँगे धीरे-धीरे, तो इंजुरी को अगर छोड़ दें, तो बहुत कम ही बच्चे लोगों को और 12 साल, 15 साल, 17 साल में हड्डी की समस्या आती है, हुँ, बहुत कम हुँ, आती है। हुँ। या तो स्पोर्ट्स इंजरी में उसको आ जाए जी। या दूसरा रियली में उसको अगर खराब चीज़ रहे, हुँ, अगर किसी को रीढ़ की हड्डी में स्पाइन में टीबी रहे, हुँ, टीबी की बीमारी हुँ, हो, तो वो ऑलवेज़ वो पेन करेगा, रेस्ट में भी पेन करेगा, मूवमेंट में और ज़्यादा पेन होगा रीढ़ की हड्डी में। तो वो सब चीज़ जो है मैक्सिमम समय में
जो है बीमारी एक छोटे से एक्स-रे से भी बहुत सारी चीज़ें हुँ, क्लियर हो जाती है। हुँ, लेकिन एक्स-रे के बाद में जैसे ही डॉक्टर को लगता है कि नहीं एक्स-रे में कुछ रिलेटेड चीज़ है और उसको ब्लड का भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, हुँ, तो ब्लड का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग लेट एज में चले जाएँ, हुँ, तो एक्स-रे के साथ हुँ। उनको हर एक पैरामीटर देखना ज़रूरी है कि क्या शुगर लेवल उनका जी, ठीक है, जी। क्या कैल्शियम ठीक है, हुँ, क्या विटामिन ठीक है, हुँ, हड्डी का क्वालिटी अच्छा है कि नहीं है। हुँ। उसी में हम लोग कभी-कभी बोन मिनरल डेंसिटी बीएमडी करवाते बीएमडी हैं। करवाते हैं, जी। अगर पॉलीआर्थराइटिस है तो फिर गठिया का टेस्ट होगा। हुँ, अकॉर्डिंग टू मरीज़ का जो क्लिनिकल प्रेज़ेंटेशन है, और एज। उस एज हुँ, उसी हिसाब से हम लोग जाँच के तरफ जाते हैं हुँ, और बड़ा-बड़ा जाँच करने का बहुत कम समय में, उस समय में मिलता है अनटिल या अनलेस कि हमको ये नहीं लग जाए कि नहीं इसको करवाना ज़रूरी है। ज़रूरी है। जी, सर जाँच की बात हो रही है तो जी, आजकल एमआरआई और सीटी स्कैन जी, जी, बड़ा कॉमन है। हर जी, कोई या हर डॉक्टर या जी, हर जी, आदमी अपने मन से भी कुछ हुआ तो एमआरआई और सीटी स्कैन करता है। जी। क्या ये इतनी जो बड़ी जाँच है ये ज़रूरी है और ये कितना हमारे शरीर के लिए घातक हो सकता है? देखिए, सबसे पहले घातक पे चले जाएँ हम लोग, हुँ, तो एमआरआई में कोई रेडिएशन नहीं होता। अच्छा, इसलिए एमआरआई किसी बच्चे का भी और किसी का भी अगर करवा लें तो कोई बहुत खराब चीज़ उसमें नहीं है। अच्छा। सीटी स्कैन में रेडिएशन है, हुँ, इसलिए बच्चे लोगों का या किसी भी आदमी का अगर हम लोग सीटी स्कैन करवाते हैं, तो ये सोच समझ के करवाते हैं कि रियली में इसका ज़रूरत है तो इसको करवाया जाए। हुँ, नंबर दूसरा, एमआरआई और सीटी स्कैन सेकेंडरी जाँच है, हुँ, प्राइमरी जाँच कभी नहीं हो सकता। अगर आपको सीटी स्कैन में अगर आपको एक्स-रे में कुछ लग रहा है, तब हम बढ़ेंगे दिक्कत, आगे। हुँ, तब फिर हम लोग तब बढ़ते हैं कि नहीं, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है हुँ, या इससे वो क्लियर होगा। हुँ, तो वो जाँच करवाने से एमआरआई या हुँ, सीटी स्कैन करवाने से, कुछ चीज़ एमआरआई के अलावा जैसे लिगामेंट का इंजरी हुँ, हुआ, नी हुँ, का, हुँ, एक्स-रे अगर देखेंगे तो वो नॉर्मल दिखेगा, हुँ, क्योंकि हड्डी में कुछ नहीं है। हुँ, लिगामेंट बोले तो एक तरह का रस्सी जो 2 हड्डी को बाँध के रखता हुँ, है। हुँ, अगर किसी का घुटना में लचक रहा है, हुँ, अगर इनस्टेबिलिटी है, उस कंडीशन में एमआरआई से ही पता चलेगा कि कौन-सा लिगामेंट कितना टूटा हुआ। ऑल्दो ये जाँच है, हुँ, कभी-कभी पेशेंट को ये लगता है या लग सकता है कि एमआरआई हो गया तो मेरा हो गया। हुँ, नहीं, नहीं, एमआरआई आपका बीमारी पता लगाने के लिए हुआ जी, है। एक्चुअल उसके इलाज उसके बाद एक्चुअली में शुरू होगा। स्टार्ट होगा, हुँ, हुँ, तो एमआरआई और सीटी स्कैन करवाना है कि नहीं करवाना है, ये डॉक्टर ये की प्राइमरी जाँच के बाद में बात है। होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब यंग एज ग्रुप का कोई लड़का है हुँ, और उसको कमर में दर्द है पोस्चरल, तो उस केस में हम एमआरआई, सीटी स्कैन जाने से कोई मतलब नहीं है प्राइमरी स्टेज में। जी, दूसरा कोई ओल्ड एज का भी आदमी है और ठीक है हड्डी हल्की-सी फ्रैक्चर है और रीढ़ की हड्डी और पैर में कोई सूनापन-वूनापन नहीं है, तो उसमें भी एमआरआई में जाने का ज़रूरत नहीं है। नहीं है। हुँ, तो उस कंडीशन में एमआरआई का और सीटी स्कैन का यूज़ रियली में तभी होना चाहिए चाहिए। जब उसका इंडिकेशन बने। बने। जी। सर एक चीज़ हम आजकल कॉमन हो गया है कि हर आदमी विटामिन डी3 का गोली, हर आदमी जो है वो कैल्शियम की गोली, क्या ये ज़रूरी है या डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए? एकदम डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए और दूसरा देखिए, विटामिन डी और कैल्शियम अगर सच पूछें, अब तो क्या बोलें, अब तो लाइफ़स्टाइल हो गया कि उस समय में हम लोग तो अपने मदर मिल्क पे पले बढ़े। जी, बहुत कम समय में बच्चे लोगों को बोतल वाला दूध अवेलेबल हुआ करता था, जी, आज से बहुत पहले। पहले। लेकिन अब तो देख रहे हैं और बहुत सारे चलन में है कि मदर मिल्क अगर किसी बच्चे को नसीब हो रहा तो ये बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी है। बात है। और वो मदर मिल्क वो अमृत से कम नहीं हुँ, है। उसमें विटामिन डी है, जी, उसमें कैल्शियम है, हुँ, उसमें आपको रोग हुँ, प्रतिरोधक की क्षमता है। जी, आप दूसरे से लड़ सकते हैं। हुँ, तो विटामिन डी और कैल्शियम यंग एज में, बच्चे में, जवान में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हुँ, अगर एज मान लो 60 साल से क्रॉस कर रहा है, 45 साल से क्रॉस कर रहा है हुँ, और आपका हेवी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, आपका एक्सरसाइज़ नहीं है, डाइट आपका ठीक नहीं है या पोस्ट मेनोपॉज़ल एज की कोई हुँ, लेडीज़ है, हुँ, जिसका कि हार्मोनल जो हुँ, इम्बैलेंस हो रहा है, हुँ, उस कंडीशन में विटामिन डी, कैल्शियम इस सब की आवश्यकता सप्लीमेंटेशन के तौर पे हुँ, होती है। होती है। और हम लोग ये बात अब देख रहे हैं चूँकि एक समय में इसकी जाँच बहुत होती नहीं थी रणवीर जी। हुँ, अब के समय में देखते हैं कि विटामिन डी का लेवल 55, 4-4, 3-3 होता है हुँ, और सर्टेनली मेडिसिन देने से 2 महीना, 4 महीने के बाद में उसको फ़र्क पड़ता है।
तो विटामिन डी का टेस्ट किसका होना चाहिए, हुँ, किसका नहीं होना चाहिए, ये टेस्ट ऐसा नहीं है हुँ। कि मरीज़ आए और लिख सबको दें। विटामिन डी टेस्ट करवा नहीं, लिया जाए। डॉक्टर पे जी। छोड़ देना चाहिए हाँ, कम से कम। डॉक्टर पे, और डॉक्टर भी वही करवाता है, हुँ, करवाना चाहिए, हुँ। जब लगे कि नहीं अब विटामिन डी की ज़रूरत टेस्ट है। है ज़रूरत। हुँ, और दूसरे एंगल से अगर हम लोग देखें कि अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तब फिर विटामिन डी का लेवल आप करके आप उसको दवा इंजेक्टेबल फॉर्म में या कुछ ज़्यादा दिन दे दीजिए। हुँ। अदरवाइज़ अगर विटामिन डी की लेवल कम है थोड़ी-सी और कैल्शियम की कम है, तो ऐसे भी आप एक मेडिसिनल प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जितना में जाँच होगा, हुँ। उतना में 1 आध महीना का उसका दवाई का कोर्स हो जाएगा। जी, बहुत बढ़िया जी। बात सर। एक चीज़ जैसे आपने बताया महिलाओं की बात आपने छेड़ ही दी जी, तो जी। एक उसमें भी हम लेना चाहेंगे। हुँ। महिलाओं में हमेशा पीठ दर्द, कमर दर्द ये सब की समस्याएँ होती हैं। लोग बोलते हैं कि उनका जो जीवन शैली है, उनका रहन-सहन घर के अंदर में होता है, इसलिए समस्या है। क्या ये सही है या कुछ और भी कारण हो सकता नहीं, है? और कारण है हुँ, राजीव जी, हुँ, महिलाओं से ज़्यादा मेहनती पुरुष कभी नहीं हो सकता है। हुँ, एक घर की जो लेडीज़ है, जो मीडियोकर, बिलो मीडियोकर फैमिली और थोड़ा-सा एबव मीडियोकर फैमिली, वो कम से कम डेली 12 से 15 किलोमीटर डेली चलती है। आज उसका हर एक रूम में जाना, किचन में जाना, सबको खाना देना, जी, अगर उसको कैलकुलेट कर लें, हुँ, तो हम लोग उसका 20% भी नहीं चलते हैं। जी, तो उनका एक्सरसाइज़ तो हो रहा है। हुँ, लेकिन एक्सरसाइज़ के साथ-साथ उनका जो डाइटरी है ये, हुँ, और दूसरा महिलाओं में मैक्सिमम कमर दर्द या पीठ दर्द की जो शिकायत होती है, उसका कारण है एक हार्मोनल डिसबैलेंस पोस्ट मेनोपॉज़ल एज में, हुँ, हुँ, जो कि बोन के पावर को बढ़ाता है, उसके थिकनेस को बढ़ाता है, उसकी कमी हो जाना, और ये पोस्ट मेनोपॉज़ल जी, में होता है। जी, और दूसरा कि ये प्रेग्नेंसी के दरमियान में महिलाओं का वज़न कम से कम 15 से 20 केजी बढ़ता है। जी, अब जो 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना के आस-पास में एब्डोमिनल कंटूर आपका इतना हो जाता है, जी, तो आपके स्पाइन से लेके हर एक चीज़ पे लोड पड़ रहा है। लोड पड़ रहा है। जी, और हार्मोनल जो चेंजेज़ है, बच्चे को एक्कोमोडेट करने के लिए, वहाँ जितनी भी मसल्स है, लिगामेंट्स है, वो सब रिलैक्स होना पड़ता है। हुँ, ये नेचुरल प्रोसेस है, जी, नहीं तो बच्चे को कैसे एक्कोमोडेट हुँ, करेगी? हुँ, लेकिन आफ्टर पार्चुरेशन आप किसी रबर को खींच के इतना बड़ा बना दिए और बच्चे के बर्थ के बाद में उसको ऐसे ही छोड़ दिए। हुँ, तब वो जो है, जो स्पाइन पे लोड और स्ट्रेस पड़ा है और आपका मसल से लेके हर एक चीज़ का टोन चला गया है, वो बैक पेन लेके ज़्यादा आता है। हुँ, इसीलिए किसी भी महिलाओं को अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, हुँ, तो बहुत जल्दी ही हुँ, उसको एक एक्सरसाइज़ का प्रोग्राम पेट के लिए हुँ, और स्पाइन रीढ़ की हड्डी के लिए चालू करना चाहिए, जी, ताकि वो मसल से लेके हर एक बोन स्ट्रॉन्ग हो जाए हुँ, और उसको कमर दर्द बाद में नहीं ना होगी। करे। जी, ऑपरेशन हुआ है तो हुँ, फिर डॉक्टर से सलाह लेके हुँ, तब कुछ दिन के बाद में करना चाहिए। तो इसीलिए महिलाओं को हुँ, जो कमर दर्द और पीठ की दर्द की समस्या होती है, वो तो वजह जनरली यही है, है। जी, उसका वजह है। जी, जी, जी। सर आपने बताया कि इन सारी बीमारी सब चीज़ पे हम लोगों ने बात की है सर। एक और हम चलते-चलते पहले जानकारी ये भी लेना चाहेंगे जी, कि ये जो नी रिप्लेसमेंट है जी। या हड्डी की जितनी भी बीमारी है, इसमें नया एडवांसमेंट क्या हो रहा है सर? देखिए, नी रिप्लेसमेंट में पहले पूरा का पूरा चीरा लगा के हम लोग करते थे। जी, तो उसका रिकवरी थोड़ा-सा लेट होता था, हुँ, एक्सरसाइज़ और विगरस करना पड़ता था, हुँ, इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहता था, हुँ, कट बहुत अच्छा से नहीं होता था। तो अभी टेक्नोलॉजी के समय में बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट आई है हुँ, कि आप मेटिकुलस जितना कट करना है, हुँ, जो डिजीज़ पोर्शन है, जी, जो घिसा हुआ चीज़ है, सिर्फ़ उसको हटा के हुँ, आप नया इम्प्लांट उसमें लगाते हैं। जी, तो नी रिप्लेसमेंट भी एक लास्ट चीज़ है हुँ, कि मतलब नी रिप्लेसमेंट, अब कोई आदमी 80 साल का आदमी है, हुँ, अब एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है आदमी जी, का ना कि अब जी, कितना दिन जिएगा। जी, अब उस केस में नी रिप्लेसमेंट में 80 साल, 85 साल में जाने का मतलब नहीं है। अगर हल्का-फुल्का दर्द लेके भी अगर डेली डे टू एक्टिविटी अपना वो कर ले कर रहा ले है, रहा है। तो जी, इनफ है। हुँ, अब 60 साल, 65 साल के आदमी को अगर सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, घुटने की जोड़ पूरी घिसी हुई है, हुँ, वो डेली डे टू डे एक्टिविटी में भी उसको दिक्कत होता है, तो ज़रूर करवाना चाहिए नी रिप्लेसमेंट, हुँ, क्योंकि उसके बगैर अब कोई रास्ता नहीं है। नहीं है। एक्चुअली में ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेटिव प्रोसेस है। जितनी भी दवाई हुई आई है, हुँ, वो कोई भी दवाई ऐसी नहीं है कि जो रफ हो गया आपका आर्टिकुलर सरफेस, घुटना का उसको सरफेस, पूरी तरह से ठीक कर उसको पूरी तरीक़े से ठीक कर ठीक। पाए। सर चलते-चलते अंतिम सवाल आपसे जी। लेना चाहेंगे कि हमारी जीवन शैली कैसी हो कि जिससे हम
आप डॉक्टर के पास नहीं पहुँचे और अपने आप को स्वस्थ रखें सर? देखिए, हम लोगों के चीज़ में बताया गया है कि पूरा शरीर सिर्फ़ शरीर नहीं है। शरीर, मन और आत्मा, ये 3 चीज़ का बात बोलते हैं और सब तीनों एक-दूसरे से रिलेटेड हैं। हुँ, अगर आपका शरीर ठीक है, हुँ, स्वस्थ हैं फिज़िकली, हुँ, तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा हुँ, और मन भी स्वस्थ रहेगा, तो फिर आप ऊपर वाले से जुड़ पाएँगे। हुँ, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जब भी नित्य मतलब डेली ये जी, एक रूटीन प्रोसेस में आ जाना चाहिए कि अगर आपका लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि आप घर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अब लेबर क्लास के आदमी के लिए नहीं है जी, या जो आदमी फिज़िकली वर्क कर रहा है उसके लिए ये नहीं है क्योंकि हुँ, उसका एक्सरसाइज़ हो रहा है। एक्सरसाइज़ हो रहा है। उनके लिए डाइट है इम्पोर्टेंट जी, कि आप डाइट अच्छा लीजिए, आप जी, तो शरीर से मेहनत कर रहे हैं। हुँ, तो जो आदमी तो उसको शहरी क्षेत्र में कम से कम आदमी को एक प्लान ज़रूर कर लेना चाहिए कि डेली सप्ताह में 5 दिन हमको 1 घंटे के लिए या 45 मिनट्स के लिए आप रेगुलर ब्रिस्क वॉक करें, हुँ, थोड़ा ज़्यादा तेज़ से चलें, हुँ, थोड़ा हाथ-पैर को डोलाने का एक्सरसाइज़ जो स्कूल में हम लोग करते थे, मतलब जी, मैं मिनिमम का बात बोल जी, रहा हूँ, जी, जी, कम से कम उतना करें। हुँ, और जब एक्सरसाइज़ करके आपका शरीर थक रहा है, तब फिर 10-20 मिनट के लिए कम से कम ध्यान ज़रूर करें। वाह! तब फिर आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और और मन भी मन भी स्वस्थ स्वस्थ रहेगा रहेगा और और पर डे का काम आपका बहुत ही अच्छा से होगा। जी। जी। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी बखूबी तरीके से उन्होंने दिया है। सरल भाषा में हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि कैसे हम अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। अगले अंक में हम फिर किसी एक डॉक्टर के साथ होंगे, नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी, नमस्ते। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।